सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्जिट के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रेक्जिट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से क्यों एग्जिट होना चाहता था और इस एग्जिट होने के प्रोसेस में ब्रिटेन को क्यों 4 साल का समय लगा, और फाइनली जब ब्रेक्जिट डील हो गई है तो अब ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के संबंधों में कौन कौन से बदलाव आएंगे, ब्रिटेन के सामने कौन कौन सी संभावनाएं और चुनौतियां होंगी, उसको काफी डिटेल में हम समझेंगे। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक मैप को देखिए जो यूरोप का है। यूरोप के मैप को देखेंगे तो सबसे पश्चिम में 2 देश आपको दिखाए गए। पहला जो देश है वह है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। इसी से लगा हुआ दूसरा देश है जिसका नाम है आयरलैंड। अब आयरलैंड को ध्यान से देख रहे होंगे तो इससे यूके का एक एरिया लगता है, एक क्षेत्र लगता है जिसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। जी हाँ, उत्तरी आयरलैंड यूके का भाग है जो कि लगता है आयरलैंड से। अब उसके बाद इस मैप को देखिए जिसमें यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को दिखाया गया है। इसमें देख रहे होंगे तो जो ग्रीन कलर के देश हैं वह यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, सदस्य। और इसमें आयरलैंड को दिखाया गया है क्योंकि आयरलैंड क्या है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य। लेकिन अब देखिए आयरलैंड से लगा हुआ जो उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा है जो कि यूके का है, अब इसका वह भाग नहीं रहा। तो थोड़ा सा समझेंगे आखिर यह आयरलैंड का विवाद भी इसमें क्यों बार बार जिक्र आता रहा है, और जो 4 साल का प्रोसेस था जो कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होने में लगा, उसमें इसका भी भूमिका है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आगे मैं बताऊंगा इसका रेफरेंस क्या है, क्यों मैंने यह मैप आपको दिखाया है। ब्रेक्जिट मुख्यतः 2 शब्दों ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है, अर्थात ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ब्रेक्जिट कहलाता है। और इसके लिए वर्ष 2016 में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह करवाया गया था, और जनमत संग्रह में यहाँ के लगभग 52% लोगों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें यूरोपीय यूनियन से बाहर होना है। लेकिन यूरोपीय यूनियन से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जनमत संग्रह करवाया और सब कुछ हो गया। एक प्रक्रिया का पालन करना है और उसी प्रक्रिया के पालन करने में 4 साल का समय लगा है। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए यूके को। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम कई बड़े और छोटे द्वीपों का समूह है। इसके अंतर्गत आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। लेकिन अगर आप कभी शब्द यूज करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर जिक्र करेंगे बार बार यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम का, और उसमें शामिल है उत्तरी आयरलैंड भी। वहीं एक देश जो हमने दिखाया जिसका नाम है आयरलैंड, इसका पूरा नाम एक्चुअल में है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि लगता है यूके से, अर्थात यूके के साथ वह बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। तो यहां पर हमने समझ लिया यूके को। अब थोड़ा सा समझिए यूरोपीय यूनियन को। तो आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका उत्पत्ति का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था, यूरोप। तो इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जो प्रमुख देश थे उन्होंने कोशिश की क्यों ना सभी देशों के बीच जो आर्थिक सहभागिता है उसको बढ़ाया जाए, और इनका यह मानना था कि जब आर्थिक जुड़ाव ज़्यादा होगा तो युद्ध होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। और इसी के तहत 1957 में रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद का निर्माण किया गया, और यह यूरोपीय आर्थिक परिषद जो है कि आर्थिक हितों को बढ़ाता था और इसको धीरे धीरे और बढ़ाया गया। और इसी के क्रम में 1993 में maastricht की संधि के जरिए यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आया। यूनियन का मतलब क्या है कि जितने भी इसके सदस्य होंगे एक यूनियन के रूप में काम करेंगे, ना कि एक देश के रूप में अलग तरीके से कार्य करेंगे। यूरोपीय यूनियन जो कि 28 देशों की आर्थिक राजनीतिक पार्टनरशिप हुआ करती थी, अब उससे क्या हो गया है, ब्रिटेन बाहर हो गया है, और ब्रिटेन ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है।
2004 में जब यूरो की करेंसी लॉन्च हुई थी, अर्थात पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए जो यूरो करेंसी लॉन्च की गई, तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि यह जो यूरोपीय यूनियन है यह राजनीतिक और आर्थिक रूप से कब एकजुट हुआ, तो ध्यान बताइएगा कि वर्ष 2004 में जब यूरो की करेंसी लॉन्च हुई थी। इस संघ के सदस्य देशों के बीच किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकते हैं। अर्थात अगर आप फ्रांस में हैं और आपको लगता है आपको जर्मनी में जाना है, मतलब अगर वहां के आप नागरिक हैं, तो आप आसानी से आ सकते हैं। जैसे कि आप अपने शहर में गाड़ी चलाते हैं, बिना किसी परमिट के आवागमन होता है, सामान की आपूर्ति करते हैं, ठीक यही नियम वहां पर। इसी तरह यह जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया था और धीरे धीरे इसने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया और इसीलिए आपने सुना होगा यूरोपीय संसद जैसे शब्द आपने सुने होंगे। खैर, इस पूरे क्षेत्र में अर्थात यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के बीच में नौकरी, व्यवसाय और स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं थी। वर्ष 1973 में ब्रिटेन ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया। इसके बाद ब्रिटेन में यह जनमत संग्रह करवाया गया कि क्या ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहना चाहता है या उसका सदस्य बनना चाहता है कि नहीं। तब उस समय 1973 में ब्रिटेन की जनता ने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन से जुड़ना चाहते हैं ताकि यूरोपीय यूनियन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकें। धीरे धीरे परिस्थितियां चलती रहीं और जब आपको पता है कि जनमत संग्रह करवाकर ऐसा कोई निर्णय लिया गया होगा, तो सभी लोगों ने एकजुट होकर नहीं कहा होगा कि हाँ हमें यूरोपीय यूनियन का। कुछ लोग रहे होंगे जिनकी मंशा यह रही होगी कि नहीं ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गईं और साल 2010 के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके कारण फिर से जनमत संग्रह की मांग यह उठने लगी कि हमें क्या होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन से बाहर आ जाए। प्रश्न आएगा क्यों यह मांग उठने लगी, वो भी हम बताएंगे। अब हुआ क्या कि जब वर्ष 2010 के बाद यह मांग उठने लगी तो यह समय लंबा चला और समय आता है यहाँ पर वर्ष 2015 का, और यहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी जब यह वर्ष 2015 में सत्ता में आई तो इस सरकार के जो मुखिया थे वो थे डेविड कैमरून, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम जनमत संग्रह करवाएंगे। तो यहाँ तक था कि जो जनमत संग्रह 2016 में करवाया गया। फिर से इस पे लौटेंगे, थोड़ा सा आप लिस्बन की संधि और कुछ चीज़ों को और समझ लीजिए जिसका जिक्र आगे आएगा। तो देखिए हमने क्या बताया कि यूरोपीय संघ के बनने की शुरुआत कब हुई थी, 1957 में जब रोम की संधि हुई थी, और 1993 में क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन बन गया। धीरे धीरे जो रोम की संधि के तहत यह एक प्रयास किया गया था, इसमें सदस्य देश जुड़ने लगे और कई तरह के बदलाव आने लगे। दिसंबर 2007 में लिस्बन की संधि के जरिए यह जो यूरोपीय यूनियन था इसमें व्यापक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई। अब जो लिस्बन की संधि है इसका एक अनुच्छेद है 50। इसके तहत किसी सदस्य देश के यूरोपीय संघ के अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात यह इसका मतलब यह हुआ कि यह अनुच्छेद यूरोपीय संघ के मौजूदा सदस्यों को संघ छोड़ने का अधिकार देता है। संघ के से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वह इसी अनुच्छेद के तहत तय की गई है। इससे बाहर निकलने वाले देश को क्या करना होता है, यूरोपीय यूनियन से बातचीत करना होता है, और इस बातचीत के लिए उसको 2 साल का समय लगता है, वक्त मिलता है कि इस 2 साल में वह ऐसा कर सकता है। और यह केवल तभी वापस हो सकता है जब सभी देश इसके लिए क्या हो, आगे आए, राज्य हो। कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझिए कि जो लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 है, इसी के तहत कोई देश जो इसका सदस्य है वो कहता है कि हम बाहर होना चाहते हैं। तो जब बाहर होना का वह कहेगा तो इसके लिए उसको कुछ नियमों का पालन करना होगा, उसको यूरोपीय यूनियन को इन्फॉर्म करना होगा और कहेगा कि हम यह जो अनुच्छेद 50 है लिस्बन की संधि का, इसको हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें आगे क्या करना है, इससे बाहर होना है। तो यह एक लिस्बन की संधि के अनुच्छेद 50 है। प्रश्न आएगा कि आखिर जब ब्रिटेन 1973 में इससे जुड़ गया तो फिर अलग क्यों होना चाहता था। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे 21वीं सदी जब प्रारंभ हुई तो यूरोपीय यूनियन से वह जुड़ने को तो जुड़ गया, लेकिन ब्रिटेन को यह लगता था
कि यूरोपीय यूनियन की दखल अंदाजी के कारण इंग्लैंड जो है कि पूरी तरह से अपनी सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर पा रहा है और खुलकर वो कानून नहीं बना पा रहा है। और यह जो कानून है ये इस नहीं बना पा रहा है, तो इससे ब्रिटेन के लोगों को लगा इससे हमारे जो आर्थिक हित हैं वो प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटेन इससे जुड़ने को तो जुड़ गया, लेकिन बाद में उसको लगने लगा कि नहीं, हमारे पास अगर हम स्वतंत्र होते, किसी यूनियन का दबाव हमारे ऊपर नहीं होता, या हम हर तरह के कानून चाहे आर्थिक हो राजनीतिक हो किसी भी प्रकार के कानून जैसे हम पहले बनाते थे वैसे अगर कानून बनाते तो शायद हमें ज़्यादा लाभ होता। और इसी के तहत क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ने लगा। इसमें एक चीज़ का जिक्र किया जाता है कि यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया यह जो पूरा सागरीय क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का वो जो भाग है वहाँ पर आपने देखा होगा कई प्रकार के बैंक है। बैंक मतलब वो नहीं जो पैसे रखे जाते हैं, बैंक का मतलब वह एरिया जहां पर मछलियों का उत्पादन होता है। तो यहाँ जो क्षेत्र है ब्रिटेन के लोगों को लगता था कि यह जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहां पर अगर हम फिशरीज अर्थात मत्स्य जैसे कानून हम बनाते तो हो सकता है कि इस एरिया में हम ही मछली पकड़ पाते, अब जो है कि यूरोपीय यूनियन के लोग नहीं पकड़ पाते। लेकिन चूंकि जब तक ब्रिटेन क्या है यूरोपीय यूनियन का सदस्य है वह रोक नहीं लगा सकता था यूरोपीय यूनियन के लोगों को, तो उसको लगता था कि जो हमारे यहाँ की मछलियां हैं उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो मछली का मुद्दा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मछली का ही मुद्दा नहीं था, लेकिन हाँ एक सेंसिटिव मुद्दा था क्योंकि वहाँ की फूड कल्चर में मछली क्या है एक बड़ा रोल निभाती। इसके अलावा एक और मुद्दा था, पहला तो था कि ब्रिटेन को लगता था कि वो खुलकर कानून नहीं, दूसरा था इमिग्रेशन अर्थात प्रवास का मुद्दा। तो पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में अप्रवासियों अर्थात जो माइग्रेशन करके आते हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही थी। क्योंकि यूरोपीय यूनियन में कहीं भी आप जाके क्या कर सकते थे, आप ट्रेवल कर सकते व्यवसाय कर सकते थे। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि एक दिक्कत तो ये थी, दूसरा हुआ कि जब सीरिया में सिविल वॉर प्रारंभ हुआ तो इसके वजह से काफ़ी संख्या में जो अप्रवासी है वो भागकर यूरोप आ रहे थे और वह फिर यूरोप से क्या हो रहा था जो है कि ब्रिटेन भी जा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो वहां से आ रहे थे और ब्रिटेन चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था क्योंकि इमिग्रेशन की जो समस्या थी उस पर जो पॉलिसी डिसाइड करना था वह यूरोपीय यूनियन को करना था। अब ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटेन को ये लगा कि इससे तो क्या होगा कि काफ़ी हमें दिक्कत होगी और ब्रिटेन के सामने चुनौती यह थी कि वह खुद का तो अपना इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं बना सकता क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तनाव था। दूसरा था सदस्यता की फीस। सदस्यता फीस का मतलब है कि जब यूरोपीय यूनियन से कोई देश जोड़ता है तो उससे फीस ली जाती है और ब्रिटेन क्या करता है करीब £13 बिलियन जो है कि हर साल देता है और बदले में इसको जो लाभ प्राप्त होता है वह काफी कम होता है। अर्थात यूरोपीय यूनियन का सदस्य रहने के लिए आपको हमेशा क्या करना, कुछ शुल्क देना है। लेकिन ब्रिटेन ने कैलकुलेट किया कि जो भी हम व्यापार करते हैं उससे हमें इतना फायदा नहीं होता जितना हम टैक्स के रूप में दे देते हैं अर्थात शुल्क के रूप में दे देते हैं। तो ब्रिटेन को लगा क्यों ना हम इससे अलग ही हो जाए। चौथा था कि प्रशासनिक दिक्कतें। तो होता क्या था कि यूरोपीय यूनियन की दखलंदाजी के कारण यूके में कोई भी प्रशासनिक काम करने में काफ़ी अड़चने आती थी, ऐसा ब्रिटेन के लोगों का मानना था। और उसी में जब कोई ऐसा कहे कि जो भी हम पीछे रह रहे हैं या हम पीछे छूट जा रहे हैं उसके पीछे का कारण यूरोपीय यूनियन है, तो लोगों का ध्यान जाएगा और धीरे धीरे यही बात क्या होगी, बैठने लगी। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ से देखें तो ब्रिटेन को लगता है कि ब्रेग्जिट के बाद वो अपने को फाइनेंशियल सुपर पावर बना सकता है क्योंकि लंदन को पहले से ही वित्तीय राजधानी कहा जाता है और वहाँ का जो वित्तीय बाजार है दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक रहा है। तो उसको लगा कि हम जो है कि फंस चुके हैं यूरोपीय यूनियन के चक्कर में, हमें फिर से बाहर निकलकर अपने हिसाब से सभी पॉलिसी अपनाएं। तो इन कारणों से उसने क्या हुआ, डिसाइड किया कि हमें बाहर होना। अब डिसाइड करने के लिए क्या हुआ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया, वर्ष 2016 में ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह करवाया गया। उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वह थे डेविड कैमरून जो है कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के साथ रखना चाहते थे, लेकिन जनमत संग्रह में लगभग 52% लोगों ने कहा कि वो ब्रिटेन से बाहर होना चाहते हैं। डेविड कैमरून ने इससे अपनी नेतृत्व क्षमता का हार माना और इस्तीफा दे दी।
इसके बाद जिम्मेदारी आती है थेरेसा मे की, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब जो है कि ब्रेग्जिट के मुद्दे को समाधान करवाएंगे, अर्थात ब्रेग्जिट को डील करेंगे। ब्रेग्जिट डील क्या है, जो मैंने आपको बताया लिस्बन की संधि के तहत क्या करना है, आपको यूरोपीय यूनियन के साथ एक कोई समझौता करके बाहर होना है, या 2 साल का आपको समय मिला है, उसी के तहत आपको क्या करना है, आपको कोई बातचीत करना है। तो हालांकि ब्रिटेन को यहाँ पर ज़्यादा समय मिला, बार बार उसने जो है कि यूरोपीय यूनियन से कहा कि हमें और समय चाहिए, और समय चाहिए, और यूरोपीय यूनियन तैयार भी होता रहा, तो कुल मिलाकर उसको ज़्यादा समय मिल गया। लेकिन अब जो है कि जब डेविड कैमरून सत्ता से हटे तो क्या हुई, थेरेसा मे यहाँ की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस चीज़ को करेंगे। बाद में क्या हुआ, बोरिस जॉनसन, जो जब ये थेरेसा मे यहाँ की प्रधानमंत्री बनी तो बोरिस जॉनसन को इनका सेक्रेटरी बनाया गया। हालांकि बाद में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। जून 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी का लीडरशिप का चुनाव हुआ और इसमें बोरिस जॉनसन की जीत हुई, और उन्होंने जीत होते ही उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ब्रेग्जिट को मुकम्मल करेंगे, अर्थात उसको अंत तक, फाइनल तक पहुंचाएंगे। और इसी के कारण वह जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश विश्व की निगाहें इनके ऊपर थी कि आखिर एक ब्रेग्जिट डील कैसे करते हैं। और अभी जो है कि क्या है, इसका जो लास्ट डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 31 दिसंबर। जी हाँ, आज की ही दिन रखा गया था। तो इस तरह से 1 जनवरी 2021 से ब्रेग्जिट क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, और यही समझौता क्या हुआ था। अब ये जो अगर क्या हो रहा है कि 1 जनवरी 2021 से, अर्थात कल से जब ब्रेग्जिट प्रारंभ हो रहा है, तो ब्रिटेन क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन से अब बिल्कुल क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। अब जब बाहर हो जाएगा तो अब इससे क्या होगा, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, आवागमन, सभी नीतियों में क्या होगा, बदलाव। तो कुल मिलाकर 4 साल का उठा पटक्का लगा, और इसमें ब्रिटेन की संसद ने अब क्या कर दिया है, यह जो ब्रेग्जिट के प्रयास थे इसको सहमति दे दी। इसको सहमति संसद की यहाँ पर भी देना था, यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को भी देना था। तो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन के सदस्यों ने दिया, जैसे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कौन सा जो है कि दस्तावेज, जो कि ब्रेग्जिट का था। और इस दस्तावेज को फिर जो है कि रॉयल एयरफोर्स के विमान से लंदन लाया गया और इसको संसद में प्रस्तुत किया गया। संसद ने भी इसको सहमति दे दी, अर्थात अब क्या हो चुका है, ब्रेग्जिट का फाइनली डील हो चुका है। तो ये जो हस्ताक्षर जिस डॉक्यूमेंट पे हुए हैं, आखिर उसमें कुछ ना कुछ नियम होंगे, उन्हीं नियमों का आगे मैं जिक्र करने वाला। अब हुआ क्या है कि जैसा कि हमने कहा बुधवार की घटना है, कल का ये बात है। तो बोरिस जॉनसन ने यहाँ पे पहले ही, जैसे ही उनको पता था कि वहाँ पे हस्ताक्षर होगा, हम डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, जो है कि ब्रिटेन मंगाएंगे और संसद में पेश करेंगे, तो उन्होंने पहले से ही इस मुद्दे पर क्या कर रखा था, संसद को बुला रखा था। और ये 80 पेज का एक दस्तावेज था, इसमें संसद में पेश किया गया और यहाँ से अब इसको पारित कर दिया गया है। और अब जो है कि ब्रेग्जिट के लिए जो भी एक भी बाधाएं थी वो सब समाप्त हो गई हैं। तो कुल मिला के कल से बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है। तो कल से अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य है या नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं। अब देखिए क्या है कि जब ये डॉक्यूमेंट जो था, इस पर बोरिस जॉनसन ने जब हस्ताक्षर किया तो उन्होंने कहा, जिस संधि पर मैंने अभी हस्ताक्षर किए हैं ये समाप्त नहीं है बल्कि नई शुरुआत है, और मेरे ख्याल से ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में हमारे दोस्तों और साझेदारों के बीच शानदार रिश्तों की यह शुरुआत होगी। अब ये जो ब्रेग्जिट डील करवाया गया, ये कब हुआ, बुधवार अर्थात कल को हुआ है। लेकिन इससे पहले जो है कि क्या किया था, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने एक डील किया था जो कि 24 तारीख को किया गया था। इसका नाम है ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। और एफटीए जो है, इसका जो आकार है वह 660 बिलियन जो है कि यूरो का है या डॉलर का, कुछ भी ले लीजिए। इसलिए कुछ भी ले लीजिए क्योंकि कई जगह मुझे डॉलर लिखा दिखाई दिया और कई जगह जो कि यूरो लिखा दिखाई दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर एक्चुअल फिगर क्या है। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो 80 पेज का ये दो दस्तावेज जो साइन किया गया था, पहले यूरोपीय यूनियन के द्वारा और बाद में फिर जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहाँ के संसद के द्वारा, उसमें एक चीज निहित है और वह है कि उसमें एक हस्ताक्षर पहले से ही शामिल है। अर्थात उसमें जो 80 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही एक डील है जिसका नाम है ब्रेग्जिट डील।
जी हाँ, यह जो हस्ताक्षर हुआ था, यह हुआ था 24 तारीख को, और 24 तारीख को ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर दोनों के बीच में एक एफटीए अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका आकार है 660 बिलियन का। अब आप समझ सकते हैं कि यह जो दोनों देशों ने कहा कि देखो, हम दोनों अलग-अलग हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं। और डील क्या करते हैं, एफटीए अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का करते हैं, और इसका जो आकार है 660 बिलियन डॉलर का। तो इसके तहत क्या हुआ कि जो डील की गई थी 24 तारीख को की गई थी, और इसी डील को अब क्या करना था, यूरोपीय यूनियन को स्वीकृति देनी थी, और यहाँ ब्रिटेन की संसद को भी स्वीकृति देनी थी। तो अब जो फाइनली क्या हुआ कि यह जो डील रखी गई दोनों के सामने, दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए, और इसी डील को पूरी तरह से ब्रेक्जिट डील के रूप में अब स्वीकृति दे दी गई है, और अब ये क्या हो जाएगा, पास हो गया है। और इसका मतलब है कि अब ये जो डील हुई है एफडीए की, यही डील क्या होगी, दोनों देशों दोनों अर्थात ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या करेगी, आगे आने वाले जो भी आर्थिक रणनीतियां हैं उनको डिसाइड करेगी। तो समझने आखिर हम समझते हैं कि जो ब्रेक्जिट डील हुई है इसमें क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले अब जो है कि यूके क्या होगा, यूरोपीय कस्टम यूनियन का भाग नहीं रहेगा। कस्टम यूनियन का मतलब होता है वह यूनियन जो कि क्या कर रहा था, सामानों के आवाजाही को देखता था। चूंकि सभी पहले यूके इसका भाग था तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि क्या है, कस्टम यूनियन का यह भाग नहीं है, तो कुछ ना कुछ नियम यह जो ब्रेक्जिट डील है इसमें बनाए गए हैं, उनको हमें समझना है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूके के लिए अर्थात यूनाइटेड किंगडम के लिए यह डील इसलिए महत्वपूर्ण था कि अगर उसने इस डील पर साइन नहीं किया होता या इस पर सहमति वो नहीं बना पाया होता, तो 31 दिसंबर रात 11 बजे उसे बिना डील के बाहर होना पड़ता। तो बिना डील के बाहर होने का मतलब है कि भविष्य में उसके लिए यूरोपीय यूनियन तक पहुंचना या यूरोपीय यूनियन के मार्केट में अपने सामानों को पहुंचाना काफी कठिन होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला तो ये अब ये हो गया कि ठीक है, यूरोपीय यूनियन का वो सदस्य नहीं है, इसलिए वह यूरोपीय कस्टम यूनियन का भी सदस्य नहीं रहेगा। अब क्या होगा, जो यूके क्या है, यूरोपीय यूनियन के सिंगल मार्केट का हिस्सा भी नहीं रहेगा, अर्थात वह अब यूरोपीय यूनियन का जो मार्केट है वह अलग होगा और यूके का मार्केट अलग होगा, और दोनों के अपने अपने नियम होंगे। अर्थात कोई अगर व्यक्ति यूरोप का है या फिर जो है कि यूरोपीय यूनियन का है, वह यूके में जाता है, तो उसको ये देखना होगा कि यूके के नियम क्या हैं, जो कि अभी तक उसको देखना नहीं पड़ता। कुल मिलाकर दोनों अब मार्केट अलग अलग हैं और दोनों को अपने अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार। तो यूरोपीय यूनियन के कानून तो पहले की तरह ही रहेंगे, यूके यहाँ पर अपने कानून बना सकता है। दूसरा, यूरोपीय यूनियन का सदस्य रहते समय यूके के ऊपर जो भी समझौते लागू किए गए थे, अब वह समझौते उस पर लागू नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 2010 में मान लेते हैं यूरोपीय यूनियन ने कोई समझौता किया था किसी भी देश के साथ, और वह समझौता यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया था। तो उस समय क्या था, यूके भी उसका भाग था। तो अब चूंकि यूके जो है कि यूरोपीय यूनियन का भाग नहीं रहा है, इसलिए वह वर्ष 2010 में समझौता जो किया गया था, जो यूके पर अभी तक बाध्य था, अब उससे क्या हो जाएगा, यूके बाहर हो जाएगा और यूके क्या करेगा, अपनी पॉलिसी बनाएगा। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन की कोई पॉलिसी या कोई भी जो समझौता अब इस पर बाध्यकारी नहीं रहेगा। साथ ही साथ वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का जो मुक्त और आवागमन होता था निर्बाध तरीके से बिना किसी रुकावट के, अब वो थोड़ा सा रुकेगा। क्या क्या रुकेगा आगे मैं बताऊंगा। यूके अब विश्व के किसी भी देश के साथ अपना व्यापार समझौता कर पाएगा, जो कि अब तक वो नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि वह जो भी समझौते करने थे वह यूरोपीय यूनियन को करने थे, ना कि यूके को। तो यूके अब स्वतंत्र रूप से अपना समझौता कर पाएगा। साथ ही साथ
दोनों देशों के बीच हुए ट्रेड डील समझौते जो एफटीए का भाग उसमें निर्धारित किया गया है कि वस्तुओं के आवागमन पर हम क्या करेंगे 100% टैरिफ उदारीकरण की नीति अपनाएं। अर्थात मैंने कहा आपसे कि 24 तारीख को एक एफटीए साइन हुआ, उसी एफटीए को हम ब्रेक्जिट डील के रूप में सामने रखकर उसको हम लोगों ने अर्थात यहाँ के लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया। समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर अब ये समझिए कि इसमें यह कहा गया है कि ठीक है हम दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है। तो दोनों ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो भी वस्तुओं का आवागमन होगा उस पर 100% टैरिफ रखेंगे, टैरिफ उदारीकरण की नीति रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई उस पर जो है कि टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यह क्या हुआ, डील हुआ। तो आप कहेंगे फिर तो यूरोपीय यूनियन को पहले की तरह ही क्या हुआ, जो है कि लगभग लाभ मिल रहा है दोनों को। तो हाँ बिल्कुल पहले की तरह ही, कुछ अंतर आगे चलकर मैं बताऊंगा आएगा। तो अभी समझिए कि वस्तुओं के आवागमन पर 100% टैरिफ जो है कि लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण रखा गया है, कोई टैरिफ नहीं लगा है। टैरिफ का उदारीकरण का मतलब है कि सामानों के प्रवेश पर कोई कर ना लगाना। टैरिफ छूट के साथ साथ कोटा का भी छूट दिया गया है। अर्थात ना तो यूके और ना यूरोपीय यूनियन कोई भी मात्रात्मक बाधा या सीमा आरोपित नहीं करे। अर्थात वो ये नहीं कहेगा कि हमें 1 कुंटल अनाज ही आप हमारे यहाँ बेच सकते हो या 10 कुंटल बेच सकते हो, किसी भी संदर्भ में वह ऐसा नहीं कहेगा। यूरोपीय यूनियन ने पहली बार ऐसा कोई समझौता किया है जहां कोई टैरिफ और कोटा नहीं लगाया गया है, और इसी के कारण ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो ब्रेक्जिट के तहत प्राप्त करना था उसको प्राप्त कर लिया है। लोगों के आवागमन पर भी यूके को काफी सहूलियत दी गई है, लेकिन उनको अब क्या करना होगा, अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट्स रखना होगा, पासपोर्ट और जो है कि रखने होंगे, कोई कागज रखना होगा, और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन उनको स्क्रीनिंग की जा सकती है, अर्थात उनसे पूछताछ की जा सकती है। पहले क्या था कि आप अगर यूके में हैं, आपको लगा आपको जर्मनी जाना है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्या होगा, वीजा की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वीजा, लेकिन आपको अपना डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा, आपको जो है कि लाइन में लगना पड़ सकता है, आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ सकती है। एक परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ अब कोई व्यक्ति अगर जो है कि क्या करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, यूके का व्यक्ति यूरोपियन, तो क्या होगा, मोबाइल संचार पर रोमिंग क्या होगा, लागू होगा। हालांकि रोमिंग के लिए यूरोपीय यूनियन ने कंपनियों से अपील की है कि कम रखा जाए, लेकिन जो है कि क्या होगा, रोमिंग लागू होगा। इसलिए लागू होगा क्योंकि जो कंपनियों ने छूट दी थी वह एक यूनियन के तौर पर यूके को मिली थी, अब वह नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अब एयरपोर्ट पर जो टैक्स फ्री सेल्स होते थे, जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है कि एयरपोर्ट पे जाते हैं, उसके पास आपको लगता है कि उस एरिया में कोई जो है कि कपड़ा है खरीदना चाहते, कुछ भी खरीदना चाहते हैं जो वहां पे मिल रहा, तो उस पर टैक्स फ्री सेल्स होता था। अब वो टैक्स फ्री सेल्स नहीं रहेगा, उस पर क्या लग सकता है, टैक्स लगेगा। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन यदि यात्रा के संदर्भ में कोई नियम बनाता है और वह बाहरी आवागमन को रोकता है, तो वह यूके को भी रोक सकता है। जैसे कि हम कहें आज यूरोपीय यूनियन डिसाइड करता है कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, और यूरोपीय यूनियन में कोई भी अब जो है कि बाहर, चाहे वह कनाडा हो, यूएसए हो, कहीं से कोई फ्लाइट नहीं आएगी, तो यह नियम यूके पर भी लागू होगा। अर्थात वह जो है कि अब यूके के साथ जो व्यवहार किया जाएगा आवागमन के संदर्भ में, फ्लाइट के संदर्भ में, वह कैसा होगा, अन्य देशों की तरह होगा, ना कि पहले की तरह होगा। साथ ही साथ ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को यह आश्वासन दिया है कि वह अपने उद्योगों को अत्यधिक क्या करेगा, सब्सिडी नहीं देगा। तो एक चिंताजनक मुद्दा बना हुआ था ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच में कि आखिर ऐसा ना हो कि ब्रिटेन क्या करे, अपने उद्योगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने लगे और सब्सिडी दे के अपने प्रोडक्ट को सस्ता करे, और फिर क्या करे, यूरोपीय यूनियन में उसकी डंपिंग करे। तो यहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया, ब्रिटेन ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और यह जो भी समझौते हो रहे हैं, या अर्थात जो भी यहाँ पर वायदे किए जा रहे हैं, इसके लिए किया जाएगा एक स्वतंत्र आर्बिट्रेशन की स्थापना की जाएगी। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि एक ऐसा पैनल जो डिसाइड करेगा कि कोई नियमों का जो है कि दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, या फिर उसका पालन कर रहा है कि नहीं। यूके अब यूरोपीय यूनियन के न्यायिक जो क्षेत्राधिकार है उससे भी क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। साथ ही साथ दोनों के बीच जो एक संयुक्त जो कार्यक्रम चला करता था वैज्ञानिकों का आदान प्रदान का, जिसका नाम है एरिस्मस स्कीम, यह भी अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थात जब क्या होगा, यूरोपीय यूनियन से बाहर, तो संयुक्त रूप से जो जॉइंट जो स्कीम चल रही थी, जो रिसर्च चल रहे थे, वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएगा।
साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के जो स्टूडेंट अब यूके में जाएंगे, उनके साथ यूके जो है कि क्या करेगा, उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा कि वह भारत या किसी अन्य देश से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ करता है। कोई स्टूडेंट को यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। यूके अब यूरोपीय यूनियन के कॉमन फिशरीज पॉलिसी से बाहर हो गया है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉमन फिशरीज पॉलिसी क्या थी कि ये जो पूरा ब्रिटेन के पास का जो क्षेत्र है या फिर जो फ्रांस से लगा हुआ अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, इसमें जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश थे, कोई भी वहां पे जाकर मछली पकड़ता था, उसकी एक पॉलिसी थी। अब क्या हुआ है, यूके इससे बाहर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिसी से उसने अपने आप को बाहर कर लिया गया है, लेकिन ये शर्त रखी गई है ब्रिटेन पर कि आप लगभग 5.5 साल तक आप कोई भी जो है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। जैसे नियम है ऐसे ही नियम रहेंगे, अर्थात जो भी परिवर्तन होगा 5.5 साल के बाद होगा। आयरलैंड जो यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है, उत्तरी आयरलैंड द्वीप के बीच एक सॉफ्ट बॉर्डर बनाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, तो जो यूके का उत्तरी आयरलैंड है और मैंने उसके दक्षिण में दिखाया एक आयरलैंड देश, तो उनके बीच एक सॉफ्ट जो है कि बॉर्डर बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है कि सामानों का जो आवागमन है उसको रोकने का प्रयास जो है कि ब्रिटेन या यूके नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर बॉर्डर जरूर बनेगा। ध्यान दीजिए, सॉफ्ट बॉर्डर का मतलब है कि हर सामान की चेकिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये जब दोनों मिलकर अर्थात यूके और यूरोपीय यूनियन मिलकर जिन सामानों की सूची बनाएंगे, उसके तहत क्या हो सकती है, यहाँ पर चेकिंग हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने परिवर्तन आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो मैंने समझा दिया, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रिटेन के संदर्भ में और यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में भारत के लिए क्या क्या संभावना है, कमेंट में बताइएगा, पॉइंट वाइज बताइएगा, जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखकर बताइएगा। और जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा, मैं कल के वीडियो में उसका बताऊंगा कि उन्होंने जो सुझाव बताए या इन्होंने जो सोचने का इनका जो नजरिया वो सबसे अच्छा है। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग आप इस पर रिप्लाई करें। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर इस वीडियो में इतना ही।